फ्रेंड्स, मेरा नाम है वैभव और आप लोग देख रहे हैं करियर मित्रा के यूट्यूब चैनल को। दोस्तों, आज के इस वाले वीडियो में हम लोग आगे बढ़ेंगे। कल हमने देखा था प्रायद्वीपीय पठार के बारे में, जो चट्टानें हैं उनकी प्रकृति कैसी है, कैसे उनका ओरिजिनेशन हुआ, ये सारी चीज़ें हमने देखी थी और क्या कालक्रम था जब अलग अलग प्रकार की चट्टानों का जो है उस उत्पत्ति हुई थी। आज आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे कि प्रायद्वीपीय पठार का जो महत्व है, ये महत्व क्या है। ठीक है, सो एक एक करके सारी चीज़ें देखेंगे। ये जो आप पीडीएफ देख रहे हो, ये हमारा पेड ग्रुप का पीडीएफ है, समीक्षा अधिकारी और उत्तर प्रदेश पीसीएस के लिए, जो हमारा इनिशिएटिव चल रहा है, जिसमें डेली बेसिस पर आपको एक पीडीएफ प्रोवाइड किया जाता है, जिसके माध्यम से आप जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं उनके बारे में सारी चीज़ें देख सकते हैं। जो बदला हुआ पैटर्न है यूपीपीएससी का, उसी के आधार पर ये पूरे नोट्स तैयार किए गए हैं। अगर आप लोग इस कोर्स में एनरोल करवाना चाहते हैं तो इसके लिए 9027281376 इस नंबर पर आप लोग संपर्क कर सकते हैं। ठीक है, संपर्क करने के लिए सिर्फ व्हाट्सएप या फिर टेलीग्राम मैसेज का उपयोग करिएगा, मैसेज करिएगा, उसके बाद आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, कोर्स फीस जो अभी तक 1800 रुपीज़ थी, उसको रिड्यूस करके 1500 रुपीज़ किया गया है और ये वन टाइम पेमेंट होगा। और इसके माध्यम से डेली बेसिस पर आपको ना सिर्फ ये पीडीएफ मिलेंगे, बल्कि हर संडे को एक फुल लेंथ टेस्ट भी कंडक्ट कराया जा रहा है। ठीक है, चलो शुरू करते हैं आज के अपने सेशन को। बात करते हैं सबसे पहले जल विद्युत उत्पादन की। जब हम प्रायद्वीपीय पठार की बात करते हैं तो वहाँ पर ये पॉसिबिलिटी बहुत ज़्यादा है कि वहाँ से जो जल विद्युत है, यानी कि पानी से मतलब हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी, इसको प्रोड्यूस किया जा सके। क्यों? क्योंकि भौगोलिक तौर पर दक्कन का पठार जो है ये लंबवत संचलन के उदाहरण रहे हैं और यहाँ पर अनेक जल प्रपात रहे, यानी कि झरने यहाँ पर बहुत सारे हैं। सो उसकी हेल्प से इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन किया जा सकता है। नेक्स्ट बात करते हैं सिंचाई व्यवस्था की। पठारी भागों पर अनेक प्राकृतिक खड्डों के मिलने के कारण यहाँ तालाबों की अधिकता है और इसकी वजह से क्या है कि यहाँ पर जो इरिगेशन है उसको अच्छे से किया जा सकता है। इरिगेशन की फैसिलिटी यहाँ पर उपलब्ध है। जब हम इरिगेशन की बात करते हैं तो तालाबों की वजह से यहाँ पर इरिगेशन पॉसिबल है। जब हम हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी की बात करते हैं तो वो पॉसिबल है झरनों की वजह से या फिर जलप्रपात की वजह से। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट बात है वो है आपकी कृषि के बारे में। कृषि में बात करें तो सबसे पहले हम कपास की खेती की बात करें। दक्कन का जो पठार है वो लावा पठार के अपक्षय और अपरदन से उपजाऊ जो काली मिट्टी है उससे उसका पूरा निर्माण हुआ है। और काली मिट्टी कौन सी खेती के लिए सबसे ज़्यादा उपयोगी है? तो वो है आपकी कपास की खेती। ठीक है, ये यहाँ पर दो तीन पॉइंट है। सबसे पहली बात कि जब हम काली मिट्टी की बात करते हैं तो काली मिट्टी ये बहुत ज़्यादा यूज़फुल है किसके लिए? कपास की खेती के लिए। अब काली मिट्टी दक्कन के पठार में किस तरीके से डेवलप हुई? तो वो वहाँ पर जो लावा पठार था उसका जो अपक्षय हुआ और जो अपर्दन हुआ, यानी कि इरोजन हुआ, उसकी वजह से ये पूरा पठार डेवलप हुआ है और यहीं से काली मिट्टी जो है बनी है। चलो आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं मसाले, चाय, कॉफ़ी, इन सब की खेती के बारे में। जब हम वेस्टर्न घाट की बात करते हैं तो उसमें अधिक वर्षा वाले जो समतल उच्च भाग हैं वहाँ पर लेटराइट मिट्टी पाई जाती है। ये सारे पॉइंट्स याद रखिएगा, एग्जामिनेशन में आपसे अलग अलग क्वेश्चंस में क्या होगा, स्टेटमेंट वाइज आपको ये चीज़ें देखने को मिलेंगी और इन्हीं से आपको सारी चीज़ें निकालनी है। जो वेस्टर्न पार्ट है, ठीक है, या फिर हम जो कहें वेस्टर्न घाट्स हैं, तो वेस्टर्न घाट्स में जो ज़्यादा बारिश वाले जो समतल प्लेन हाईलैंड्स हैं वहाँ पर लेटराइट मिट्टी पाई जाती है। तो ये पर्टिकुलर पॉइंट याद रखना है कि लेटराइट मिट्टी वेस्टर्न घाट्स में कहाँ पर पाई जाती है। तो ये वेस्टर्न घाट्स में जो समतल उच्च भाग हैं वहाँ पर ये पाई जाती है और इसी पर मसाले, चाय, कॉफ़ी, इस सब की खेती की जाती है। नेक्स्ट बात करें अनाज, चावल, तंबाकू और सब्जियों की खेती की। प्रायद्वीपीय पठार के शेष भागों की जो लाल मिट्टियां हैं वहां पर मोटे अनाज हो गए, चावल हो गए, तंबाकू हो गया या फिर सब्जियां हो गई, इसकी खेती भी की जाती है। आगे मूव ऑन करते हैं, बात करते हैं वन क्षेत्र की। वेस्टर्न घाट्स के अत्यधिक वर्षा वाले जो प्रदेश हैं वहां पर सागवान, देवदार, आबनूस, महोगनी, चंदन, बांस, ये जो ऐसे मतलब ऐसे वृक्ष हैं या फिर ऐसे वन हैं जो इकोनॉमिकली बहुत ज़्यादा यूज़फुल हैं। ठीक है, आर्थिक रूप से बहुत उपयोगी हैं और सदाहरित वन है, ये पाए जाते हैं। पशुपालन की बात करें इस पठार के आंतरिक भागों में जहां पर कम बारिश होती है उन क्षेत्रों में उष्ण घास भूमियां मिलती हैं, जिसके आधार पर पशुपालन जो है वो संभव हो पाता है।
नेक्स्ट यहाँ पर देखते हैं खनिज संपदा के बारे में। सो जब हम खनिज संपदा की बात करते हैं तो प्रायद्वीपीय पठार जो है वो सोना, तांबा, लोहा, यूरेनियम, बॉक्साइट, कोयला, मैग्नीज, इन सारे जो ये मिनरल्स हैं इससे एकदम संपन्न है, भरपूर यहाँ पर ये मिनरल्स पाए जाते हैं। जर्मनी के रूर प्रदेश के समान जो हमारा छोटा नागपुर का पठार है उसको भारत का रूर कहा जाता है, क्योंकि यहाँ खनिज संसाधनों का विशाल भंडार है। सो जब आपसे पूछा जाए भारत का रूर किसको कहा जाता है तो छोटा नागपुर याद रखना है। रीजन क्या है? रीजन ये है कि यहाँ पर खनिज संसाधन प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है। अब यही जो खनिज पाए जाते हैं, इन खनिजों के आधार पर अलग अलग उद्योग धंधे भी यहाँ पर फल फूल पा रहे हैं, या फिर कहें तो उनकी संभावना हो जाती है। बंदरगाह और पोताश्रय की बात करें, सो पठारी भाग के जो तटीय भाग हैं वहाँ पर बहुत सारी खाड़ियाँ हैं, वहाँ पर लेगून है, इस वजह से वहाँ पर बंदरगाह और जो पोताश्रय हैं इसका निर्माण भी पॉसिबल हो पाया है। ये जो पूरा कोर्स है हमारा समीक्षा अधिकारी का, ये बाइलिंगुअल है, आपको इंग्लिश और हिंदी दोनों ही लैंग्वेजेस में कंटेंट प्रोवाइड किया जा रहा है और डेली बेसिस पर है। इससे फ़ायदा ये है कि आपको डेली बेस पर एक टारगेट मिलता है और उस टारगेट के अकॉर्डिंग आप आगे अप्रोच कर सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर हम बात करें उत्तर की विशाल पर्वतमाला के बारे में। सो हिमालय के निर्माण संबंधी सिद्धांत, इसमें सबसे पहले क्या है आपका कोबर का भूसन्नति सिद्धांत। कोबर ने भूसन्नतियों को पर्वतों का पालना कहा है। तो ये जो एक पर्टिकुलर पॉइंट है कि किसने भूसन्नतियों को पर्वत का पालना कहा है, तो आपको याद रखना है ये जियोग्राफर हैं, क्या नाम है इनका? कोबर। भूसन्नतियां लंबे, सकरे और छचीले जलीय भाग होते हैं। कोबर के अनुसार आज से तकरीबन 7 करोड़ साल पहले हिमालय के स्थान पर टेथिस भूसन्नति थी, जो उत्तर के अंगारा लैंड को दक्षिण के गोंडवाना लैंड से पृथक करती थी। आई होप आप लोगों को पता होगा कि पहले पूरी पृथ्वी पर एक ही स्थल भाग था और एक ही जलीय भाग था। आज जो हम देखते हैं अलग अलग कॉन्टिनेंट, सो ऐसा एक टाइम पर नहीं था। एक टाइम पर सब कुछ एक ही जगह मिला हुआ था, सारे कॉन्टिनेंट मिले हुए थे। बाद में ये स्प्लिट हुए, जो उत्तर वाला भाग रहा ये आपका अंगारा लैंड रहा और जो दक्षिण वाला भाग रहा है ये आपका गोंडवाना लैंड रहा, ठीक है। और इनके बीच में जो समुद्र रहा वो आपका क्या है? टेथिस सी, ठीक। ये सारी चीजें आपको यहां पर याद रखनी है। चलो आगे बढ़े कि इन दोनों भूमि के अवसाद जो टेथिस भूसन्नति है उसके क्रमिक रूप से जमा होते रहे और इन अवसादों को क्रमशः अवतलन, मतलब इन अवसादों का क्रमशः अवतलन होता रहा, जिसके परिणाम स्वरूप दोनों संलग्न जो अग्रभूमियां हैं उसके अंदर ये जमा होते रहे, ठीक है। और धीरे धीरे यहाँ पर क्या हुआ कि प्रेशर बिल्ड हुआ और प्रेशर बिल्ड होने की वजह से क्यूनलून और हिमालय काराकोरम श्रेणियों का निर्माण हुआ। यानी कि धीरे धीरे क्या हुआ, जो टेथिस सी था, टेथिस सी के अंदर जो अवसाद जमा हुए, सेडिमेंट्स जमा हुए और दोनों तरफ से जब वो प्रेस हुए तो वो ऊपर उठना शुरू कर दिया। उसी की वजह से क्या हुआ, माउंटेन रेंजेस डेवलप होना शुरू हुई। वलन से अप्रभावित या फिर कहें तो बहुत कम प्रभावित जो मध्यवर्ती क्षेत्र था उसी को आज हम तिब्बत के पठार के रूप में देखते हैं या फिर हम जानते हैं उसको, ठीक है। चलो इसके बाद मॉर्गन और आइजैक का जो प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत है यहाँ से हम कल स्टार्ट करेंगे। बहरहाल आज के सेशन को यहीं पर एंड करते हैं। जैसे जैसे आप लोगों का इंगेजमेंट बढ़ता चला जाएगा वैसे वैसे हम लोग डेली बेस पर ज़्यादा से ज़्यादा कंटेंट को कवर अप करेंगे। अगर आपको ये नोट्स पसंद आए हैं और आप समीक्षा अधिकारी के पेड कोर्स में या फिर यूपी पीसीएस 2025 के पेड कोर्स में एनरोल करवाना चाहते हैं तो उसके लिए आप 9027281376 इस नंबर पर व्हाट्सएप या फिर टेलीग्राम मैसेज कर सकते हैं, ठीक है। चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।